Hello everyone, so welcome back to another video, and today we are going to start our part 2, and from this part 2 we will be doing the following topics that I have written over here. You can go through these topics. So let's start with the very first topic, that is Ohm's law. Current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the end of conductors provided physical condition like temperature etc. remains same. So here they have told you that कि करंट जो कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, जो कि कंडक्टर्स के एंड पर अप्लाई की जाती है, एंड इट प्रोवाइड सम फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर जो कि सेम रहता है. अब इस डेफिनेशन देखो, इस फॉर्मूले से ही बनी है V इक्वल्स टू आई आर. यू कैन सी उन्होंने बोला कि करंट जो कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के. सो V इक्वल्स टू आई आर, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज करंट. सो I क्या है इसमें, V इक्वल्स टू आई आर, दैट मीन्स I जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के यानी कि V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट. सो इसी से इसका डेफिनेशन बना है, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the end of conductors provided physical condition like temperature etc. remains same. Now here I have already told you where V is potential difference and I is current and R is resistance. We will read now after the graph. We will be reading what is resistance, then I will tell you. So here R is resistance, I is current and V is potential difference. अब हम आ जाते हैं एक ग्राफ पे जो कि V वर्सेस I का ग्राफ है. दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट के बीच में ये ग्राफ है. इस ग्राफ को आप देख सकते हो. ये ग्राफ कई बार ही पूछा जाता है इन द एग्जामिनेशन. इट इज आस्क्ड दैट टिक द करेक्ट ग्राफ which shows the graph between V versus I. यानी आपको टिक करना है करेक्ट ग्राफ को जो कि शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है V वर्सेस I के ग्राफ को. तो आपको ये ग्राफ को याद रखना है जिसमें V वर्सेस I ग्राफ में इक्वल पोर्शन है. दैट मीन्स एक बीच में से लाइन जा रही है. दिस इज द ग्राफ ऑफ V वर्सेस I. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स रेजिस्टेंस. The obstruction offered to the flow of current is called resistance. यानी कि जो obstructions ऑफर्ड किए गए होंगे करंट को फ्लो होने में, ठीक है, अगर करंट फ्लो हो रहा है उसको ऑब्स्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ऑफर किए गए हैं करंट फ्लो करने के लिए, दैट विल बी रेजिस्टेंस. आपको ये डेफिनेशंस याद रखनी है. बेसिकली डेफिनेशंस पूछी जाएंगी तो आप लिख कर आओगे कि द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. इसमें कुछ समझने का है नहीं, ठीक है. ये बेसिकली रेजिस्टेंस वगैरह ये आपके सर्किट में लगे हुए होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको पहचानना है. बट लेकिन आपको इसके डेफिनेशन के थ्रू तो पहचानने को नहीं मिलेगा. वहाँ पे जब हम सर्किट अभी आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है. बट फिलहाल के लिए अभी इसकी डेफिनेशन लर्न करना. द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है. इट्स यूनिट इज ओम. ओम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है. आपको दिख रहा होगा ओम का सिंबल होता है ये, ठीक है. सो जब भी हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो उसके आगे हम ये ओम लगाएंगे, ठीक है. सो इट्स यूनिट इज ओम. रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, या तो क्या होती है वोल्ट पर एम्पियर. कैसे होती है देखो, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल्स टू आई आर, जिसमें कि मैं I को अगर इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, ये हो जाएगा. सो पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है SI यूनिट, वोल्ट होती है, और I की करंट की एम्पियर होती है. तो इसी से एक और यूनिट आती है वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है. अब हम डिफाइन
पढ़ते हैं, मीन्स SI यूनिट रेजिस्टेंस की ओम होती है. वी विल बी डिफाइनिंग दिस नाउ. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनल डिफरेंस. ये क्या होता है? प्रोपोर्शनल डिफरेंस का रेशियो होता है अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर. दिस ऑल्सो, ये सब बेसिकली आपको लर्न करने का पोर्शन है. आई कांट एक्सप्लेन एनीथिंग इन दिस. ठीक है, एक्सप्लेन करने का भी कुछ नहीं है इसमें. अगर होता तो आई मे एक्सप्लेन यू. सो दिस यू हैव टू लर्न. दीज ऑल द डेफिनेशंस यू हैव टू लर्न. ठीक है, बाकी जो समझाने का है कि कैसे आ रही है यूनिट, क्या होती है, दैट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू. ठीक है, सो ओम्स लॉ की डेफिनेशन होती है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड 1 ओम. लेट्स मूव फर्दर नाउ. जो चीज़ अब मैं आपको बताऊंगी, द थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज द वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. Okay, so please keep this thing in your mind. So the thing I am going to tell you is factors on which resistance depend. यानी कि ये question, this question is mostly asked in the examination. If you will be seeing the question book, okay, the question bank, you will be seeing there कि ये question वहाँ पे ज़रूर होगा. You will find this question definitely. बिकॉज दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, सो फैक्टर्स जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड होता है वो मैं आपको बताती हूँ. सो फर्स्ट फैक्टर आता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर की लेंथ पे. ओके, बेसिकली आप बोल सकते हो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. आप ब्रैकेट में लिख सकते हो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि रेजिस्टेंस डिपेंड होता है लेंथ पे कंडक्टर की और एरिया पे. ठीक है, एरिया पे, जिससे कि जो एरिया होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, डायरेक्टली नहीं होता, इन्वर्सली होता है. रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ये चीज़ भी मैं आपको साथ में लिखती दिखा रही हूँ, क्योंकि ऐसे भी पूछा जाता है कि एरिया रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. सो इसलिए मैं आपको ब्रैकेट में लिखते दिखा रही हूँ, वरना ये दोनों सेंटेंस अलग हैं. लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, ये चीज़ें अलग है, ये इसके फैक्टर्स हैं. बस ब्रैकेट में आपको ये भी लिखना है कि R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, और R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A एरिया. ओके, नेक्स्ट थर्ड फैक्टर जो आता है, तो इसका थर्ड फैक्टर है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर के मटेरियल से. तो अब ये चीज़ तो आपको पता ही है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं. आई हैव ऑलरेडी टॉच यू. इफ यू हैव नॉट वॉच, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड ऑल द फर्दर टॉपिक्स. ओके, देन कम टू वॉच दीज ऑल द फैक्टर्स. ठीक है, सो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. फोर्थ, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल. ठीक है, तो मटेरियल की टेम्परेचर पे भी और कंडक्टर के मटेरियल पे, कंडक्टर के एरिया पे, कंडक्टर की लेंथ पे, इस पे डिपेंड ये करता है. ठीक है, अब आपको टेम्परेचर ऑफ मटेरियल के आगे लिखना है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. ओके, यानी आपसे कोई पूछेगा तो यू विल बी सेइंग कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. अब इससे एक फॉर्मूला आता है R रेजिस्टेंस फाइंड करने का. अगर आपको रॉ गिवन है, L गिवन है, यानी कि लेंथ गिवन है और एरिया गिवन है. ठीक है, सो आप कैसे रेजिस्टेंस फाइंड करोगे? सो इसका फॉर्मूला है R इक्वल्स टू रॉ L अपॉन A. रॉ का साइन है ये, रॉ का सिंबल ऐसे होता है. ठीक है, ब्रैकेट में भी लिखा है कि ये रॉ है. ओके, so R equals to rho L upon A. ठीक है, where this symbol indicates rho. Okay, RAW. Now, तो ये तो हो गया हमारा कुछ फैक्टर्स और एक ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस का. अब हम आते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी. इसको हम क्या बोलते हैं? रॉ. रॉ को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी. ठीक है, अब ये क्या होता है भाई? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस
या resistivity of a material is the resistance of a wire made of that material of unit length and unit area of cross section. So basically यहाँ पे भी कुछ explain करने का नहीं है. This definition also you have to learn. ये पूछा जाता है, this question is asked कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी को हम कैसे और शो करते हैं. सो यू विल से रॉ, या ऐसे पूछा जा सकता है कि रॉ के और क्या नेम है, नेम अनदर नेम्स, और दूसरे नाम बताओ. सो यू विल बी सेइंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. ठीक है. और रॉ का जो फॉर्मूला होता है वो अभी जैसे मैंने बताया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल्स टू रॉ L अपॉन ए. इसी से ही रॉ को इधर ले आएंगे तो R A यानी R रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ. तो रॉ बराबर रॉ इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ हो जाएगा. ठीक है, उसी से बन जाएगा. सो अब हमारा जो रॉ होता है उसकी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर. ये भी पूछी जाएगी. सो I will be making one separate video of MCQs based questions. So please don't forget to watch that video क्योंकि उसमें more than 50, I hope कि 75 हैं I think. ठीक है, 75 MCQs questions हैं full chapter के. So if you want to watch that तो आप उसको भी watch कर सकते हो. I will be making it. It will be soon uploaded. Okay. So उसमें I have read this. That's all the questions. That's why I know that the questions which are asked in the examination. So that's why I am telling you. ठीक है. So ये भी पूछा गया है कि रॉ की क्या यूनिट होती है? तो ओम मीटर होती है. या ऐसे पूछा जाएगा ओम मीटर किसकी यूनिट है? तो यू विल बी सेइंग रॉ. ठीक है. Note, raw depends on the material of conductor and temperature. Okay. अब आपको याद रखना है, अभी हमने पहले पढ़ा था कि किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. तो लेंथ, एरिया, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, इन पे डिपेंड कर रहा था. अब रॉ जो है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, रॉ जो है वो कंडक्टर के मटेरियल और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता. सो दिस वाज अबाउट रॉ. इसके बेसिस पे भी अभी क्वेश्चंस आएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी रीडिंग द कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स एंड देन लेटर ऑन वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला R इक्वल्स टू रॉ L अपॉन A और रॉ इक्वल्स टू R A अपॉन L. On this and on a series parallel, these are the two types of combinations of resistors. On these all the things, इन सारे टॉपिक्स पे, इन सारे फॉर्मूलाज के टॉपिक्स पे हम एक साथ फॉर्मूलाज करेंगे. फॉर्मूलाज, सॉरी आई एम सेइंग फॉर्मूलाज, वेरी वेरी सॉरी, फॉर्मूलाज नहीं, न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है. सो अभी हम पढ़ लेते हैं पहले कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स. मैं इसी पार्ट 2 को, आई थिंक पार्ट 2 इतना बड़ा नहीं है. ठीक है. आपको इस जो जितने भी टॉपिक्स हैं पार्ट 2 में, इनकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको न्यूमेरिकल्स ज़रूर करने होंगे. ठीक है. सो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, वो चीज़ ज़्यादा लंबी रखेंगे टॉपिक्स से. ठीक है. सो टॉपिक्स तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे. नाउ लेट्स मूव टू द कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स. 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन. हाँ, जिसका मैं आपको इतनी देर से सारे टॉपिक्स में, सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जब हम सीरीज पढ़ेंगे, जब हम पैरेलल पढ़ेंगे, तो अब हम यही पढ़ेंगे. तो ये क्या है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कॉम्बिनेशन, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन. तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज में करंट सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यानी V डिफरेंट होता है. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नोट इट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो सीरीज में क्या होता है? करंट सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहता है. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. और पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है तो करंट
डिफरेंट होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। हाँ, और एक और चीज़, सीरीज जो है, सीरीज मैक्सिमम, अगर हमसे मैक्सिमम निकालने के लिए कहा होगा तो हम सीरीज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमसे मिनिमम निकालने के लिए कहा होगा तब हम पैरेलल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली अभी जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, सो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो करंट डिफरेंट होता है। ठीक है, अब हम सीरीज का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये आप डायग्राम देख पा रहे होगे, ये जो डायग्राम है ये सीरीज का डायग्राम है। सीरीज में क्या होता है, करंट जो होता है वो कहीं पे भी डिवाइड नहीं होता, यानी कि बंटता नहीं है करंट, वो एक फ्लो होता रहता है, एक फ्लो होता रहता है, मतलब कहीं डिवाइड नहीं हो रहा, कहीं बट नहीं रहा करंट, तो वो क्या होगा, वो सीरीज में होगा वो करंट। ठीक है, यानी वो सर्किट सीरीज में होगा। अगर जहाँ भी करंट बट जाता है तो वो पैरेलल में होगा। ठीक है, किस चीज़ में होगा, वो पैरेलल में होगा। अभी यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होता है सीरीज का, यू विल बी राइटिंग R equivalent equals to R1 plus R2 plus R3। ठीक है, क्या होता है, R1 plus R2 plus R3। ठीक है, ये होता है क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ओके, अच्छा अब हम आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है लेकिन करंट डिफरेंट होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो इस डायग्राम को भी आप देख पा रहे होगे, इस डायग्राम में क्या है, इसमें करंट जो है वो डिवाइड हो गया है। क्या, यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया है। देखो एक R1 एक इधर डिवाइड हो गया, एक I2 यहाँ पे बीच में डिवाइड हो गया और R3 एक नीचे डिवाइड हो गया है ना। सो ये करंट डिवाइड हो गया, तो ये काय में है, ये पैरेलल में है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/RP इक्वल्स टू 1/RS प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दिस इज द फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूलाज बेस्ड ही क्वेश्चंस हम करेंगे। क्या होता है सीरीज का फॉर्मूला, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, सो ये सीरीज और पैरेलल। अब हम मूव ऑन होते हैं टुवर्ड्स आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, बेसिकली थ्योरी का लास्ट टॉपिक है। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है फॉर सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज पैरेलल में कुछ नहीं है, उसमें बस क्वेश्चंस बेस्ड आएंगे। ठीक है, सो वो चीज़ याद रखनी है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल वो जो हमारी आयरन होती है, आयरन मीन्स प्रेस जो होती है, ठीक है, वो कैसे होती है, देखो जब हम मतलब जब हम उसके प्लग को लगाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, वो जो आयरन है वो हीट प्रोड्यूस करती है, गर्म हो जाती है, हीट प्रोड्यूस करती है, और वो हमारे क्लोथ्स को क्या करती है, प्रेस करती है। मतलब हम तभी तो प्रेस करते हैं, कपड़ा गर्म हो जाता है, मीन्स वो हीट प्रोड्यूस कर रही है बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो वही है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे ही हीटर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। हीटर में क्या होता है, हीटर को भी हम इलेक्ट्रिसिटी से वो हीट प्रोड्यूस करता है ना, तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है। सो जब कंडक्टर ऑफर करता है रेजिस्टेंस को टू द फ्लो ऑफ करंट, the work done by the electric current in overcoming this resistance is converted into heat energy। यानी यही करंट क्या है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड द अबव इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज जूल्स हीटिंग इफेक्ट, और इसको हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। यही हमारा हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, और इसको हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं।
और हम इसको H से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं? H, कैपिटल H, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है? H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, वेयर आई इज करंट, R इज रेजिस्टेंस एंड T इज टाइम। और इसकी जो यूनिट होती है वो जूल होती है, ठीक है। इसीलिए इसको जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऐसा यूनिट जूल होती है। ओके, अब हम कुछ एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं हीटिंग इफेक्ट की। देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक टोस्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक टोस्टर में भी हीटिंग इफेक्ट यूज किया जाता है करंट का। इलेक्ट्रिक वाटर हीटर में, मतलब इलेक्ट्रिक वाटर हीटर वही हो गया जो पानी गर्म करने वाला हीटर होता है। इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, रूम हीटर जो रूम में वो चलता है, गर्म वाला एसी, ठीक है, वो हो गया। इसके कुछ एग्जांपल्स चाहिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फ्यूज, देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? एक बल्ब होता है जिसके अंदर कुछ वायर्स लगे होते हैं टंगस्टन के, ठीक है, वो वायर्स होते हैं। जब वो वायर्स जो है वो उनमें करंट फ्लो होता है, जिससे कि उन वायर्स में जो कि टंगस्टन के होते हैं, उन वायर्स में करंट फ्लो होता है, वो वायर गर्म हो जाते हैं, जिससे कि वो जो बल्ब होता है, ठीक है, जो उसका शीशा होता है वो गर्म हो जाता है और वो ग्लो करने लगता है। सो क्या होता है कि उस इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट दौड़ा, जिससे कि वो क्या हुआ, बल्ब गर्म हो गया उससे, ठीक है, टंगस्टन के वायर से वो बल्ब गर्म हो गया। तो यानी इलेक्ट्रिसिटी से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। इससे ये भी एग्जाम्पल है। इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस फॉर सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है, सेफ्टी डिवाइस होता है, ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, बल्ब वगैरह में भी सेम होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं हीटिंग इफेक्ट की। नाउ द वेरी लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर। पावर वी हैव ऑलरेडी रेड, अभी इलेक्ट्रिक की पावर पढ़ रहे हैं हम। द रेट at which energy is used by an electrical appliances is called electric power. It is denoted by P. पावर को P से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। सो W is work and T is time, W upon T, P equals to W upon T भी होता है। इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे। P equals to I square R भी होता है, P equals to I square R, P equals to V square upon R, P equals to VI। ये सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं, इनमें से कोई से भी फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। पावर की ऐसा यूनिट वॉट होती है, क्या होती है? वॉट। ये क्या, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ ऐसे जैसे हमने हर एक टॉपिक की हर एक उसकी ऐसा यूनिट पढ़ी और उसको भी डिफाइन करके पढ़ा, ऐसे ही हम ऐसा यूनिट क्या होती पावर की? वॉट। ऐसे ही हम डिफाइन 1 वॉट पढ़ेंगे। एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस is said to be of power of 1 watt if it draw a current of 1 ampere when connected to a potential difference of 1 volt, ठीक है। सो ये इसके फॉर्मूला से ही निकल कर आती हैं, जितने फॉर्मूलाज पढ़ी हैं उससे ही निकल कर ये आई हैं, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है 1 किलोवाट में क्या 1000 वॉट होते हैं। 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट, ठीक है। तो किलोवाट से वॉट में कन्वर्ट करना होगा तो हम ये यूज़ करेंगे। सो अभी हमने इसके सारे थ्योरिकल टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। अब जो मेन चीज़ यहाँ पे बचती है वो सबसे मेन चीज़ है कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। जितने भी टॉपिक्स या जितने फॉर्मूलाज हमने जितने टॉपिक्स के पढ़े हैं उन सारे टॉपिक्स और उन सारे फॉर्मूलाज पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। Meet you in the another video with the numerical session. Till that, take care. Goodbye.